एंड वेलकम टू सॉल्वस्फेयर। सो आज मैं दोबारा क्लाइमेट का क्वेश्चन लाया हूँ। हम लोग अपने पास पेपर जो हम स्टक कर रहे थे वो उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्लाइमेट का क्वेश्चन है एंड द ईयर इज जून 2013। क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। स्टडी फिगर 1 विच शोज द क्लाइमेट ऑफ क्वेटा। डिस्क्राइब द एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एट क्वेटा। अब आपको क्वेटा की जो रेनफॉल है आपको जो दिख रहा है उसको डिस्क्राइब करना है। अब याद रखिएगा जब भी ऐसे मैप्स आते हैं ज़्यादातर जो होता है उसमें ये जो बार्स होते हैं वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं रेनफॉल को, जबकि ये जो डॉट्स होते हैं और ये कर्व होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपके टेम्परेचर को। यहाँ जो चीज़ जिस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है वो इन टेम्परेचर और रेनफॉल के अलग अलग स्केल पे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ज़्यादातर अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस में ये डिफरेंट होते हैं और फिर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। आपको देखना है कि वो आप उसे आइदर टेम्परेचर की रीडिंग से ही मेजर कर रहे हैं या फिर रेनफॉल की से। इसमें तो सेम है तो इतना कोई मसला नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है रेनफॉल ऑफ कोयटा। अब मैं देख सकता हूँ कोयटा में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। ज़्यादातर जो रेनफॉल हो रही है वो हो रही है दिसंबर से लेके अप्रैल तक, यानी वेस्टर्न डिप्रेशंस के ज़रिए रेनफॉल रिसीव कर रहा है। लेकिन आपको ये लिखने की ज़रूरत है, आप बस इतना लिख देंगे दिसंबर से अप्रैल तक हो रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं तकरीबन हो ही नहीं रही सितंबर में, ये लिख सकते हैं आप। उसके अलावा आप लिख किसी भी एक की रीडिंग लें। फॉर इंस्टेंस अगर आप ले रहे हैं फेबररी तो आप लिख सकते हैं फेबररी हैज़ एन एनुअल 49 डिग्री सेल्सियस 49 मिलीमीटर रेनफॉल, तो ये आप लिख सकते हैं। ये सब हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। मैंने लिख लेता हूँ और मैंने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, आप मैंने देख सकते हैं। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 2। स्टेट टू कॉजेज ऑफ रेनफॉल एट क्वेटा एंड नेम द मंथ्स व्हेन ईच अकर्स। अब कॉजेज यहाँ पे आपके वो पूछ रहे तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मानसून और वेस्टर्न डिप्रेशन लिख दें। मानसून हमें पता है कि जुलाई और अगस्त में होती है और वेस्टर्न डिप्रेशन जो है वो फ्रॉम दिसंबर टिल अप्रैल होती है। तो ये हम लिख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। I have written the answers, so you might read them and then let's move on to the next part. What are the maximum and minimum temperatures at Quetta and when do they occur? तो अब आपको maximum temperature लिखना है और month लिखना है। ये अब आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स लूज़ करते हैं मार्क्स। अब वो क्यों मार्क्स लूज़ करते हैं क्योंकि वो एक्यूरेटली देख नहीं पाते। आपको प्रॉपर बैठ के स्केल देखना होगा कितने का डिफरेंस है और उसके बाद फिर आपको वैल्यू लिखनी होगी टू बी एग्जैक्ट। और मंथ तो देखना बहुत आसान होता है। सो लेट्स गो टू द फिगर एंड फाइंड आउट। तो अब आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर मैं हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करूँ मैक्सिमम, तो वो मुझे दिख रहा है जुलाई में। अब जुलाई में मैं देख सकता हूँ बिटवीन 20 एंड 30 देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 10 यूनिट्स, यानी कि ईच जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। तो इसी तरह आपने निकालना हो तो स्केल। सो लेट्स ट्राई 1 फाइंड आउट सॉरी 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 20 से मेरे 8 और यानी 20 + 8 = 28। आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस इन जुलाई। अब आ जाते हैं लोएस्ट टेम्परेचर। अब मुझे सबसे कम टेम्परेचर कहाँ दिख रहा है, अगर आप चेक करें आपको ये लग रहा है तो आप एक काम करें, आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये देखें यहाँ आ रही है, यानी जनवरी जो है उसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे आपको एक हेल्प लेनी है यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक्यूरेटली गैस नहीं कर सकते, आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो जहाँ पे रीडिंग कम है आप वहाँ से चेक करें। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, सो इट गोज़ अराउंड टू 4। कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जनवरी का टेम्परेचर जो कि लोएस्ट है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। तो मैं लिख लेता हूँ अपनी रीडिंग्स। तो मेरी पहली रीडिंग हमने जैसे कि डिस्कस की थी वो आई थी अराउंड 28। यस 28 डिग्री सेल्सियस। और हमारी मिनिमम रीडिंग आई थी 4 डिग्री सेल्सियस। मंथ क्या था, लोएस्ट का था जनवरी और हाईएस्ट का था जुलाई। So let's move on to part 4. Give 2 reasons why temperatures are higher in summers than in winters in Quetta. अब वो बोल रहा है कि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है। तो अब आप बोलोगे यहाँ पे कि इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो है
लॉन्ग आवर्स ऑफ सनलाइट होता है। अब इसकी वजह से कैसे होता है भाई, देखो लॉन्ग आवर्स ऑफ सनलाइट होंगे यानी मेरा अर्थ जो है वो ज़्यादा देर तक सन को फेस कर रहा है, उसी वजह से जो अर्थ की सरफेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी तो ऑब्वियसली मेरा टेम्परेचर राइज करेगा। फिर मैं लिख सकता हूँ कि समर्स में तो जो होते हैं वो जनरली लेस क्लाउड्स होते हैं। अब उससे कैसे कम होगा टेम्परेचर, उससे ज़्यादा सॉरी टेम्परेचर कैसे होगा, क्योंकि क्लाउड्स जो हैं वो ना लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उसकी वजह से अर्थ का सरफेस इतना हीट अप नहीं होता। लेकिन अगर जो है कम क्लाउड्स होंगे तो सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, उसकी वजह से वो अर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा उसे एब्जॉर्व करेगा और उसकी वजह से आपके टेम्परेचर्स हाई होंगे समर्स में। या फिर एक और वजह ये भी है कि क्लाउड्स जो होते हैं वो ट्रैप करते हैं हीट को, अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो वो ट्रैप नहीं कर पाएंगे हीट को। तो ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सो आप यहाँ लिख दीजिए लॉन्ग आवर्स ऑफ सनलाइट एंड लेस क्लाउड कवर, लेस क्लाउड सॉरी। Let's move on to part B. Explain how underdevelopment and disease can be made worse by water shortage. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं अंडर डेवलपमेंट कैसे होगी अगर पानी जो है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले आप ये बात कर सकते हैं कि अगर मेरा जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर वाटर से प्रैक्टिस होता है, क्योंकि क्रॉप्स को वाटर चाहिए होता है, क्योंकि वो एक लिविंग थिंग है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अगर वाटर शॉर्टेजेस होंगी तो मेरी क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी तो उसकी वजह से मेरे शॉर्टेज हो सकते हैं फूड के। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ वाटर, इंडस्ट्री को चाहिए होता है फॉर ड्रिंकिंग। उसके अलावा जो है कुछ वाटर की कुछ ऐसी होती हैं कंपनीज इंडस्ट्रीज़ जो कि यूज़ करती हैं वाटर को, जैसे कि कोई जूस बनाने वाली कंपनी। और दूसरा वो हमसे क्या कह रहे हैं, डिज़ीज़। तो डिज़ीज़ कैसे वर्स हो सकती हैं भाई, देखो अगर वाटर शॉर्टेजेस होंगी और वाटर जो है वो इधर उधर पड़ा रहेगा तो उसकी वजह से स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़ होंगी। अब इसकी एग्जांपल दे सर भाई, आपकी एग्जांपल हो गई मलेरिया, टाइफॉइड, ये सब आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं इन पॉइंट्स को लिख देता हूँ, आप फिर उन्हें एलैबोरेट कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको यह बताना ज़रूरी है कि 1 मार्क होता है डेवलपमेंट का, 1 मार्क होता है एक्सप्लेन का। आप 10 पॉइंट लिख दें अंडर डेवलपमेंट में, 10 पॉइंट लिख दें डिजीज़ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने देने आपको 2 नंबर ही हैं। अगर आप 1 पॉइंट लिखें अंडर डेवलपमेंट में, उसे एक्सप्लेन करें, आपको मिलने 2 नंबर। डिजीज़ का 1 पॉइंट लिखा, उसे एक्सप्लेन कर दिया, आपको मिल गए 4 नंबर। तो इस तरह अटैम्प्ट करना होता है। मैं यहाँ पॉइंट्स लिख देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हम आ गए हैं पार्ट सी पे। नेम 2 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अदर देन वाटर सप्लाई। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी लिख सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस, रोड, रेलवेज, ये सब आप लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जल्दी से। रोड्स and railways. For each of the types of infrastructure named in part C1, consider the advantages and problems of improving in Balochistan. अब मैं उठाता हूँ रेलवे को। अब वो कह रहे हैं अगर आप रेलवे बनाओ तो उसके फ़ायदे क्या होंगे भाई। देखो सबसे पहले जो है एक बेसिक पॉइंट जो बहुत जगह यूज़ हो सकता है, आप लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उसके अलावा अगर आप थोड़ा बेहतर पॉइंट लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि मेरी टूरिज़्म बढ़ेगी। उसके अलावा और इंडस्ट्री से जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाएगा, ये सब फ़ायदे हो जाएंगे। अगर आप उसकी बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आपको पता है बलूचिस्तान के सारे काफ़ी एरियाज़ रिमोट हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट मुश्किल होती है। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लो है तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं वहाँ पे माउंटेनियस एरिया है, उसकी वजह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता रहता है। तो आपको बस ये सब आप चीज़ें आप लिख दीजिए। 6 मार्क क्वेश्चन है, 2 to 3 एडवांटेजेस, 2 to 3 डिसएडवांटेजेस लिख दीजिए। सो ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। मैं ये पॉइंट्स लिख लेता हूँ तो फिर आप उन्हें कॉपी कर सकते हैं। ये सब पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको कोई क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आगे जाके और भी क्लास पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने तो फिर आपके साइट पे मेरी बाकी वीडियोस डिस्प्ले होंगी, आप उन्हें देख सकते हैं और क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।